हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूं वो है आपकी क्लास 11th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का 15वां अध्याय, आपका स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। अर्थात क्या है ये, हम इसका पहला पार्ट आपको बता चुके हैं कि एक स्ववृत्त तैयार करने में हम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या क्या मेंशन करना चाहिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यताएं अब तक हम मेंशन कर चुके हैं। अब उसमें हम अपनी कार्यात्तर जो गतिविधियां होती हैं वो हमें क्यों मेंशन करनी चाहिए, तो वो भी बता चुके हैं हम पहले पार्ट में। अब इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा कार्यात्तर गतिविधियों को हम किस तरह शामिल करेंगे, और साथ ही हम बायोडेटा एक नमूना तैयार करेंगे जो नरेंद्र के द्वारा तैयार किया जाएगा। दूसरा, हम आवेदन पत्र देखेंगे, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये सभी कुछ हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम विविध सूचनाओं का ब्यौरा। अब हम जो विविध सूचनाएं हैं इनका ब्यौरा हम कैसे तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र बोला, चाचा जी मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर्यटन का भी मुझे शौक है, क्या मुझे अपने स्ववृत्त में इनकी चर्चा करनी चाहिए। नरेंद्र का जो शौक था तो उसने पूछा क्या कार्यात्तर गतिविधियों में मुझे अपने बायोडेटा में मेंशन करना चाहिए। तो भाई चाचा जी गुस्सा हो गए। चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे। अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाकपुट हो और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। तो उन्होंने बोला कि तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद प्राप्त करने के लिए आवेदन दे रहे हो और उसमें तुमने अपनी ये जो खूबियां हैं ये लिखी नहीं है, जबकि इन सभी चीज़ों के लिए, तुम्हारे इस पद के लिए ये सारी चीज़ें लिखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, और अगर तुम लिख देते तो अब तक तुम इन सभी उम्मीदवारों से कहीं आगे निकल चुके होते। चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई। स्ववृत्त में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो मगर उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि वे उसी क्षेत्र में जाने माने लोग हों जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात है। तो अब उनको जो चाचा जी को एक बात याद आई वो आई कि वो अपने बायोडेटा में 2-3 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं जो है उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो, लेकिन उस उम्मीदवार को पहचानते हो, उसकी खूबियों को जानते हो। इससे ये होगा कि जो है इससे इफेक्ट पड़ेगा उसके बायोडेटा पे, उसकी योग्यताओं के बारे में। लेकिन ये लोग सभी प्रतिष्ठित होने चाहिए, जाने माने होने चाहिए। अगर उसी कंपनी में है तब तो बहुत ही अच्छा है। मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, मगर वे क्या करेंगे जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय नहीं है। उन्होंने कहा, नरेंद्र बोलता है जो पहले से कार्य होंगे उस क्षेत्र में उनके लिए तो इस तरीके से व्यक्तियों के नाम जुटाना आसान है, लेकिन हम जैसे लोग जो अभी कॉलेज से निकले हैं वो ऐसे लोगों का नाम कहां से लेकर आएंगे जो हमें जानते ही नहीं। भाई ऐसे प्रतिष्ठित कहां पर जान पाएंगे, तो कोई नहीं जानता है। चाचा जी का उत्तर था जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसर की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी रूप में कई वर्षों तक नजदीक से देखा और परखा है। तो इसके उत्तर में जो है हमारे चाचा जी क्या बोलते हैं कि जो बच्चे तुरंत अभी स्कूल कॉलेजेस से निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर के नाम देने चाहिए, क्योंकि भाई वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर जो है वो बहुत समय पहले से इस आप लोगों को जान रहे होते हैं, तो वो किसी और व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से आप सभी की योग्यताओं से परिचित होते हैं, इसलिए उनके नाम पते दीजिए।
नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोला, चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारियां दी, अब शायद स्ववृत्त की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा, शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। तो अब नरेंद्र ने उन्हें थैंक यू बोला और उन्होंने बोला कि जो आपने जितनी बारीकियां दी हैं कि अब मैं अपने बायोडेटा में वो चीज मेंशन करूंगा जिससे मैं आगे खारिज नहीं हूं। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूं तब तक तुम मुझे अपना एक स्ववृत्त बनाकर दिखलाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। चाचा जी अखबार के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं और नरेंद्र अपने कमरे में अपना स्ववृत्त तैयार करने लगा। कुछ समय बाद वह बाहर निकला और चाचा जी के सामने उसने अपना स्ववृत्त पेश किया। स्ववृत्त इस प्रकार था। तो क्या हुआ, अब उन्होंने धन्यवाद कहा। चाचा ने बोला, भाई ऐसे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे एक चाय लाओ, अखबार लाओ, जब तक मैं अखबार पढ़ रहा हूं तब तक तुम जाकर अपना एक स्ववृत्त तैयार करो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी जो मैंने अभी तक समझाया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो इधर चाचा जी अपना अखबार पलटने लगते हैं और नरेंद्र जाकर अपना बायोडेटा तैयार करके लाके उनको देता है। अब बायोडेटा जो तैयार हुआ वो किस तरीके से, देखिए अब ये एक नमूना आपके लिए भी है, आपको भी समझना है कि ये किस तरीके से है, आगे चल के आपको भी बनाना है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये सब हम बता चुके हैं। अब आपके सामने एक हम नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है, स्ववृत्त है, सबसे पहले ऊपर बायोडेटा जानना या स्ववृत्त डालना जरूरी होता है। नाम नरेंद्र कुमार, पिता का नाम सुरेश कुमार, मां का नाम शबनम, जन्म तिथि 18 नवंबर 1982, इस तरीके से ही पड़ेगा। वर्तमान पता, अपना एड्रेस डालेंगे, D72 पॉकेट 4 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली, फिर आगे पिन नंबर। स्थाई पता वही है। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई उनका स्थाई पता कहीं और होता है, वो लोग आके रहने लगते हैं। अगर आप लोगों का अलग अलग है तो आप दोनों जगह अलग अलग पता डालेंगे। आपका स्थाई पता अगर कहीं और है तो आप वो डालेंगे और अगर दोनों सेम है तो आप वही बोल दोगे। टेलीफोन नंबर डाला मेंशन किया जाएगा। मोबाइल नंबर, भाई लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप डैश कर दोगे, उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। मोबाइल नंबर के लिए जगह अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी जो है वो मेंशन करेंगे। अब उसके आगे आपकी आती है शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं आपकी, आप क्रमांक डालेंगे, इस तरीके से आपको पूरी सारणी बनानी है। परीक्षा, डिग्री वर्ष या डिप्लोमा है, किस वर्ष में आपने परीक्षा दी है या डिप्लोमा लिया है। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, जो भी जहां से भी आपने ये सभी किया है। उसके बाद विषय, इन सभी में आपके विषय क्या रहे। श्रेणी, आप किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और आपके कितने प्रतिशत आए थे। तो अब सबसे पहले हम 10th से शुरू करते हैं, यानी कि 10वीं कक्षा से। 10वीं कक्षा 1997 CBSE, जिस बोर्ड से उन्होंने दिया है, तो बोर्ड कौन से उससे दिया, CBSE से। विद्यालय था राजकीय विद्यालय। विषय क्या थे 10वीं में, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत था 93%। फिर उसके बाद आपका आता है 12th क्लास, तो 12वीं CBSE से किया 1999 में, वही यानी कि राजकीय विद्यालय, आप चाहें वही लिखें या नाम मेंशन कर दें राजकीय विद्यालय। अब इंटरमीडिएट में उनके क्या विषय थे, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, ये इनके जे प्रथम 95% में उत्तीर्ण किया। उसके बाद अब फिर वही सारणी आप तो एक ही पेज पे बनाएंगे, अब हम एक चीज में नहीं ले आ सकते, तो उसी के नीचे नंबर 3 डाल के आप करेंगे। BSc 2002 यानी कि 2002 में ऑनर्स में क्या दिया है आपने, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। कंप्यूटर साइंस से BSc किया है, प्रथम श्रेणी में 94% मार्क्स थे। फिर MBA किया 2004 में आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, प्रथम श्रेणी में 95% मार्क्स थे।
ये आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हो गई। अब उसके बाद आती हैं अन्य संबंधित योग्यताएं, मतलब आपने और क्या चीजें करी है साथ में। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, MS ऑफिस तथा इंटरनेट, इसमें महारत है। फिर फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है, फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान है, ये चीज का आप मेंशन करेंगे। अब उपलब्धियां क्या हैं? उपलब्धियां हैं अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में 2002 में प्रथम पुरस्कार, विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों में का कप्तान रहा। तो ये जो अनदर जो उनकी उपलब्धियां थी वो सारी इन्होंने लिखी। अब कार्योत्तर गतिविधियां या अभिरुचियां, यानी कि आप अगर कहीं अभी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्योत्तर गतिविधियां हो जाती हैं आपकी, मतलब कार्य भी कर रहे हैं आप, कहीं जॉब कर रहे हैं वो अलग बात है, मतलब आप किसी और चीज में एक्टिव हैं तो वो आपकी या आपकी हॉबीज। उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन, देश भ्रमण का शौक है, इंटरनेट सर्फिंग, फुटबॉल और क्रिकेट में भी अभी रुचि है। तो ये इस तरीके से कार्योत्तर हो जाएंगी आपकी गतिविधियां। फिर उसके बाद वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं, यानी कि उन लोगों के नाम जो आपसे परिचित हैं मगर थोड़े सम्माननीय हैं। श्री जे रामानाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। फिर दूसरे श्री देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तो ये वहां के जो टीचर्स और उनके प्रिंसिपल थे इंस्टीट्यूट के, उनके नाम उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तिथि और स्थान, यानी कि जिस भी डेट को आप देंगे बायोडेटा वो और किस जगह पर हैं आप वो मेंशन करेंगे। फिर इधर आप अपना साइन करके हस्ताक्षर करके डालेंगे, दाहिनी तरफ हस्ताक्षर आपके होंगे। तो ये आपके पास आपके बायोडेटा का एक नमूना था। नमूना तो दिखा दिया चाचा जी को। अब चाचा जी क्या कहते हैं? चाचा जी ने स्ववृत्त पर नजर डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रशंसा से सम्मिलित भाव से मुस्कुराए। थोड़ा विराम देकर वे आगे कहने लगे, अब तुम्हारा स्ववृत्त पूरी तरह से तैयार है, इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें थोड़ा हेर फेर या जोड़ घटाव करना मत भूलना। मतलब जो कंपनी आपको अगर विज्ञापन दे रही है, मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर आपके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं, आपके अंदर वो हॉबीज हैं, चीजें हैं, तो आप उनको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्थपूर्ण चुप्पी साधी, फिर बोले, लेकिन नरेंद्र यह तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी ही है। क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। मतलब यह कि सिर्फ स्ववृत्त देने भर से ही काम नहीं चलता है, स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्ववृत्त को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके पास विचार के लिए भेजते हैं। अब चाचा जी ने ये तो समझा दिया, स्ववृत्त बना दिया। अब उन्होंने बोला आवेदन पत्र भी लिखते हैं। तो सनन ने बोला, भाई आवेदन पत्र क्या? तो उन्होंने बोला कि हम जब किसी कंपनी में भेजते हैं तब एक आवेदन पत्र हमें लिखना होता है, मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, जिसको आवेदन कर रहे हैं, हम एक लेटर भेज रहे हैं, तो वो हम उसके साथ हम अपने जो है स्ववृत्त को अटैच करते हैं और तब हम भेजते हैं। ये बात चाचा जी ने समझाई। मगर चाचा जी, जब स्ववृत्त में सारी जानकारियां दे ही दी जाती हैं तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी सारी जानकारियां दे दी, अब हम अलग से क्यों पत्र लिखें? तो यह अच्छा सवाल है। स्ववृत्त तो बना बनाया रखा होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया। अतः सिर्फ स्ववृत्त से यह पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। यानी कि बना बनाया रखा, आया तुरंत भेज दिया। अब जिस कंपनी का निकला है उस कंपनी के बारे में वो उम्मीदवार अवेयर है या नहीं है, ये चीज कैसे पता चलेगी? तो स्ववृत्त की एक कमी यह होती है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है, इसमें भाषा का व व्यक्तित्व स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, एक चीज ये होती है कि ये लिखे लिखाए रखे रहते हैं। अब इसमें आपका व्यक्तित्व कैसे झलकेगा? आपकी राइटिंग, आप अगर कोई चीज लिखो तो आप जो है अपने व्यक्तित्व के बारे में किसी को बता सकते हो।
तो और साथ ही दूसरी चीज ये होती है कि हर विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का स्वरूप बदल जाता है। कभी कोई दूसरी कंपनी होती है, कभी कोई दूसरी कंपनी होती है, कभी कोई दूसरी कंपनी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आवेदन पत्र का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं। ये उम्मीदवार की भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी देते ही है, साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर है या नहीं। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती ही है, वह यह अपेक्षा रखता है कि चयन के बाद वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों के तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि जो उम्मीदवार है उसका भाषा का ज्ञान कैसा है, मतलब उसकी लैंग्वेज की पकड़। भाई ऑफिस में काम करेगा तो भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो पता चलता है। फिर उससे एक व्यक्तित्व पता चलता है, चीजें पता चलती हैं कि ये व्यक्ति कुछ समय के लिए कंपनी में टिकेगा कि नहीं करेगा। भाई आएगा 2, 3, 4, 5 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा। ये काफी हद तक भाषा, जब हम इस तरीके से एक आवेदन पत्र लिखते हैं तो ये चीज पता चल जाती है। चाचा जी ने आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के जमाने से ही लिखते रहे, क्या नौकरी के लिए आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होता है? तो उन्होंने बोला कि आवेदन पत्र तो हम बहुत टाइम से स्कूलों से लिखने चले आते हैं, एप्लीकेशन तो स्कूलों से लिखते चले आते हैं। तो क्या भाई ये जब हम स्ववृत्त का आवेदन पत्र लिखते हैं तो क्या इनका स्वरूप बदला होता है? नरेंद्र ने यह प्रश्न किया। आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसे ही होता है जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। पत्र के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता को विश्वास जगाना है। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न हो जाती है। तो उन्होंने क्या बोला, जो अभी तक तुम लेटर लिखते आए हो ये लगभग वैसे ही होते हैं, लेकिन इन पत्रों के माध्यम से आप नियोक्ता यानी कि कंपनी को ये चीज विश्वास दिलाते हो कि हम आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे हैं, हम आपकी कंपनी आगे लेकर जाएंगे, हम आपकी कंपनी के लिए बेस्ट उम्मीदवार हैं। जब हम ये अपना उद्देश्य बताते हैं, इस वजह से आवेदन पत्र का स्वरूप थोड़ा बहुत बदल जाता है। फिर वो ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ जाते हैं। चाचा जी फिर आप यह भी बता दें कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे? तो नरेंद्र ने सीधे बोला, जब आप इतना में तो आप मुझे ये बताइए कि उसके अंदर हम कैसे कैसे और क्या क्या लिखेंगे और क्या चीजें हमें बदल देनी है। बेटे इस प्रकार के आवेदन पत्रों में विषय वस्तु में मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। उन्होंने विषय वस्तु में 4 हिस्से बताए। पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। मतलब बताते हैं कि हमने यहाँ विज्ञापन पढ़ा, ये बताया, और हम आपके निकाले गए इस पद के लिए जो है उम्मीदवार हैं। फिर दूसरा खंड उम्मीदवार यह बतलाता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा किस प्रकार करने में सक्षम है। यानी कि फिर दूसरे उसमें बताता है कि जो आपने योग्यताएं मांगी हैं वो सभी मेरे अंदर है और ये सभी योग्यताएं मैं पूरी कर सकता हूं और मेरे अंदर इतनी क्षमता है। ये विश्वास वो सेकंड पैरा में दिखाएगा। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है। तीसरे खंड में वो क्या बताता है कि मैं आपकी कंपनी के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हूं, मैं इंटरेस्टेड रहा हूं, बहुत समय से आपकी कंपनी के बारे में पढ़ता और जानता रहा हूं। ये सारी चीजें वो थर्ड पैरा में चीजें बताता है। चौथा खंड उपसंहार यानी आवेदन पत्र का विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता है। चौथे में हम औपचारिक समापन करते हैं, मतलब आप अगर हमें चुन लेंगे तो हम आपकी कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आपकी कंपनी के भविष्य के लिए मैं उसमें 4 चांद लगा सकता हूं, काफी हद तक अपनी मेहनत करूंगा जिससे आपकी कंपनी को बहुत फायदा होगा। इस तरह के अल्फाज लिखकर जो है हम कंपनी को काफी हद तक आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें चयनित करें। तो यहां पर हम अपने आवेदन पत्र का समापन करते हैं। नरेंद्र को चाचा जी की बातें तो समझ में आ रही थी, मगर एक शंका थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी अभी आपने बताया, इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करता है, ये बात पूरे तौर पर समझ नहीं आई। तो उसने तीसरे खंड को लेकर प्रश्न उठाया कि तीसरे खंड में जो आपने हमसे बोला कि हम अपनी उम्मीदवारी अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि कंपनी की में हमको इंटरेस्टेड है, ये सब चीजें हैं, ये पैरा मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, ये आप बताइए कि इसमें हम क्या चीज मेंशन कर सकते हैं।
चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। यानी कि अगर हमें जो कंपनी अपनी पसंद, बहुत सारे इंटरव्यू देने लोग आते हैं, अब उसमें से जो उसका फेवरेट बंदा है वो उसको चुनता है। उसी तरीके से जब हम जा रहे हैं तो हमें भी तो अपनी पसंद दिखानी चाहिए कि हमें आपकी कंपनी पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये चीज हमको शो करनी चाहिए, तभी उम्मीदवार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वह उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और यह तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है या नहीं। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। नियुक्तों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जब आप अपनी पसंद बताओगे कि हमें कंपनी पसंद है, तो आप जब आपको कंपनी पसंद है तो आप उसके बारे में जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे। तो जब आप ये इंटरेस्ट दिखाओगे कि हमें आपकी कंपनी बहुत पसंद है, तो ये बात नियोक्ता के ऊपर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देगी और वो आपको बुलाने के लिए तत्पर हो जाएगा कि आखिर इस बंदे को हम बुलाएं। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल स्ववृत्त को ही भेजा करता था, मगर अब मैं स्ववृत्त को आवेदन पत्र के साथ भेजूंगा। तो नरेंद्र बोला, पहले मैं सिर्फ बायोडेटा भेज देता था, लेकिन अब मैं बायोडेटा के साथ एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र भी अवश्य भेजूंगा। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देर कैसी? चाचा जी ने तुरंत बोला, शुभ कार्य में मतलब तुरंत अभी बना के दिखाओ। फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। इंडिया केमिकल लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते? आवेदन का आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है। तो अब उन्होंने बोला, तुरंत वो जो अखबार पढ़ रहे थे उसमें एक ऐड निकला था, उन्होंने तुरंत बताया कि इस विज्ञापन को लो और इस कंपनी के लिए तुम अपना आवेदन पत्र तैयार करो। एक तो आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा, दूसरा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं भी ये देख लूंगा कि मैंने जितना समझाया तुम्हारी समझ में आया है या नहीं। नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चले गए और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन पत्र लिखने चला गया। जब आवेदन पत्र तैयार हुआ तो वह इस प्रकार था। चाचा जी अपने पड़ोस में मित्र से मिलने चले गए और नरेंद्र आवेदन पत्र लिखने लगा। और फिर नरेंद्र जब आवेदन पत्र तैयार कर लिया तो वो इस तरीके से था। सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल लिमिटेड, 36 न्यू लिंक्स रोड, अंधेरी, मुंबई, आगे उसका पिन कोड। विषय, भाई औपचारिक पत्रों में हमेशा विषय लिखते हैं। विषय आएगा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन महोदय। तो अभी तक हम जैसे औपचारिक पत्र लिखते आते हैं उसी तरीके से ये भी औपचारिक पत्र ही रहेगा, फॉर्मेट वही रहता है। फिर उसके बाद आज दिनांक 16 अप्रैल 2006 को दिल्ली में प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहले पैरा में क्या बताया था उन्होंने कि आप अपने बारे में बताइए कि हमने कहां पर विज्ञापन देखा और मैं क्या दे रहा हूं। उसके बाद दूसरे पैरे में मेरा स्ववृत्त इस आवेदन के साथ संलग्न है, मतलब अटैच्ड है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब उन्होंने विज्ञापन में जो योग्यताएं और चीजें मांगी थी, जो शर्तें रखी थी, वो सभी नरेंद्र पूरी कर रहा था और उनका छोटा सा वर्णन उसने कैसे किया हुआ है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा है। मैंने इस विषय में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मतलब अब भाई देखिए, केमिकल की फैक्ट्री है तो रसायन शास्त्र होना ही चाहिए, तो उसे रसायन शास्त्र की अच्छी ज्ञान जानकारी है और उसने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। तो ये एक उनकी कंपनी के लिए बेनिफिट बंदा है। मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों, वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह वाकिफ हूं, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए भी क्षमता रखता हूं। तो अब उन्होंने ये चीज बताया,
इस वाक्य में उन्होंने ये चीज बता दिया नरेंद्र ने कि हम आपकी कंपनी से बहुत पहले से परिचित हैं, जानते रहें और आपके आगे आने वाली सारी चीजों के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आपके ग्राहकों के लिए भी हम इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। फिर दूसरा जो इन्होंने बताया क्या है, मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेणी में MBA किया है और मुझे मार्केटिंग के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का ज्ञान है। मतलब अब मार्केटिंग है तो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी अच्छी कर सकूंगा। फिर है, मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूं। मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उसने बोला कि मैं मौखिक रूप से भी वाक्पट हूं और लिखित रूप से भी हूं। क्यों? क्योंकि मैं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आता रहा हूं, इसलिए अगर लिखित कार्य भी होगा और अगर मौखिक आपका मार्केटिंग होगा तो मैं दोनों ही फील्ड में आपकी कंपनी के लिए बहुत उपयोगी हूं। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय में क्रिकेट टीमों का कप्तान रहा हूं, उससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व क्षमता प्रमाणित होती है। तो भाई कप्तान रहे हैं तो सब लोगों को साथ लेकर काम करने की जो भावना होती है, टीम भावना, वो नरेंद्र के पास अच्छी है। ये चीज उसने इसमें बता दी। फिर है नेक्स्ट, मैं पर्यटन का शौक रखता हूं और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर चुका हूं। मेरी यह प्रगति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। अब उन्होंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मांगा है, मतलब आपको जगह जगह जाना पड़ेगा प्रोडक्ट को बताने के लिए। तो उसने यही बताया कि मैं बहुत जगह घूमता फिरता रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता हूं। फिर है, मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक रखता हूं। इसके माध्यम से मैं अपनी आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूं कि अपनी स्थापना से कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी ने भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। तो थोड़ा कंपनी के बारे में हम बताएंगे, जो उस कंपनी का इंटरव्यू के लिए जिसका विज्ञापन निकला हुआ है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी योग्यता प्रदान करूंगा। तो कहने का मतलब है अपनी उन्नति तो देखूंगा, लेकिन साथ साथ कंपनी की भी जो उन्नति होगी उसमें अच्छा खासा योगदान दे पाऊंगा। अब लास्ट पैरा हम समापन कर रहे हैं। अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। तो अब यहां पर बताएंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आप मुझे इस पद के लिए एकदम उपयुक्त समझें। फिर सधन्यवाद भवदीय नरेंद्र कुमार, ऐसे लिखकर आप अपने पत्र का समापन करेंगे। फिर अब भाई आवेदन पत्र बन गया, सब कुछ हो गया। जब तक नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हुआ, चाचा जी पड़ोस से वापस आ चुके थे। आवेदन पत्र लिखा तब तक चाचा जी अपने मित्र से मिलकर वापस आ गए। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा, वैसे तो मैं कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम यह पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल करोगे। चाचा जी ने बताया कि तुम जिस कंपनी के लिए आवेदन पत्र देने जा रहे हो, उस कंपनी के महाप्रबंधक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम अपने बल पर इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ और इंटरव्यू दो जाके। 2 महीने बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी। दरवाजा खोलने के बाद चाचा जी ने दरवाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया। हाथ में मिठाई का डिब्बा और गर्म सूट का एक पैकेट था। दोनों की नजरें मिली। नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले लगाया। फिर 2 महीने बाद क्या हुआ, जो है नरेंद्र मिठाई का डिब्बा लेकर सब करके चाचा जी को धन्यवाद देने उनकी फ्लैट पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र को नौकरी मिल चुकी थी उस बायोडेटा और आवेदन पत्र के दम पर। जहां तक अभी उसके सारे बायोडेटा जो है रिजेक्ट कर दिए जाते थे, वो अब सिलेक्ट कर लिए गए और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी के लिए धन्यवाद देने के लिए वो चाचा जी के पास गया था। तो हमने देखा कि इस पार्ट में किस तरीके से हमने आवेदन पत्र तैयार किया, हमने अपना स्ववृत्ति यानी कि बायोडेटा तैयार किया। आई थिंक आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपके भविष्य के लिए ये आगे बहुत कार्यरत रहेगा। तो कृपया करके इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, इसकी छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत ही ज्यादा। ये पार्ट समाप्त तो कर लिया हमने, लेकिन अगर आपको हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आइए हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है।
आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास सिलेक्ट करते ही देखेंगे उस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है उसके नीचे देखिए सभी सब्जेक्ट के नीचे वॉच नाउ लिखा है, आपको सिर्फ वॉच नाउ क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे उस सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं और चैप्टर्स हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। तो बस सबसे पहले अपनी बुक सिलेक्ट करिए, बुक सिलेक्ट करने के साथ ही अपना चैप्टर सिलेक्ट करिए और चैप्टर सिलेक्ट करते ही आपके सामने उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। आपके टॉपिक सिलेक्ट करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।